Hello students, let us start another important topic of applied chemistry, that is water analysis. This is in syllabus of AKTU and all India AICT approved colleges for common syllabus for BTech. So this is very much important topic because everyone, whether they belong to electronics, CS or electrical or any other branch of chemistry, they have to study this. Besides, this will be practically useful for those who are in electrical branch. Water treatment is very much important and much scope of much scope in these days. मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को है और काफ़ी ज़्यादा जॉब इसमें है. सो दैट दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और जो जस्टिफाई करता है कि व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अप्लाइड केमिस्ट्री फील्ड. We will be dealing with the introduction, analysis of water, hardness of water, techniques for water softening, and some numerical problems. This entire syllabus will be covered in at least 3 or 4, better to give in 4 lectures, and that has much importance. Theory भी आती है और numericals भी आते हैं. एक numerical definite है कि BTech examination में आता ही आता है. Let us start. We have to study water. That is very simple term and very commonly available. मतलब इनफैक्ट उसके बिना हम लोगों का लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो दिस प्योर वाटर इज कंपोज्ड अप ऑफ this pure water is composed up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, that is H2O. we all know about this. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O. ओके. जो ये H2O है, this is very good solvent and so it is called as universal solvent. अब आपके इसके स्ट्रक्चर पे अगर जाते हैं तो ये ऑक्सीजन है, फिर दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, एंड इट इज हैविंग ऑक्सीजन, दिस इज हैविंग 2 lone pairs. So due to 2 lone pairs it is going to be bent or V-shaped. बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री ये होता है, या आपको अप्रॉक्सीमेट 105 डिग्री लिखा मिला तो चलेगा. इट्स हाइब्रिडाइजेशन जो वाटर मॉलिक्यूल में का है, में ऑक्सीजन का है, दिस इज sp3 hybridization and bent or V-shaped bond angle. This we all know sp3 hybridization है. if there are no lone pair then it will be tetrahedral in shape. लेकिन due to these 2 lone pairs they have been compressed, वो कंप्रेस हो गए और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से घटकर कहाँ पहुंच गया, 104.5 डिग्री. ठीक है. दिस इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड लाइक एयर वाटर इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि इसके बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कहीं लाइफ हो भी सकती है विदाउट वाटर. लेट अस कंटिन्यू. केमिकल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया. ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, H2O, बॉन्ड लेंथ और ये सब स्ट्रक्चर. 75% ऑफ अर्थ सरफेस कंस्टिट्यूट वाटर. Another information, 65% by weight of human body constitute of water. This is approximate value, and most of the available water on Earth crust is approximate 97.2%. I am talking about this is present in oceans, which is salty and unfit for drinking, even for agriculture and most of the industrial use. मीन्स 97.2% वाटर जो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है वो हमारे लिए यूजलेस है, उनको हम किसी भी पर्पस में नहीं यूज कर पाते. इवन आई वांट टू से कि वो हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी नहीं है, और इसके अलावा किसके लिए नहीं है, इसकी एग्रीकल्चर छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री के लायक भी नहीं है. वो वाटर हम उसे यूज नहीं कर सकते. एग्रीकल्चर एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूज. अगेन कंटिन्यू. वाटर ऑन ओशियंस, जो मैंने बताया कि यूजफुल नहीं है, वो कहाँ है, वो ओशियंस में है.
वाटर ऑन ओशियंस अप्रॉक्सीमेट 97.2%, ओके। जो रेस्ट वो अनयूजेबल हो गया, दिस इज अनयूजेबल। उसके बाद में जो रेस्ट बचा हुआ है, रेस्ट इज अप्रॉक्सीमेट 2.8%। इसमें जो कंसिडरेबल अमाउंट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पोलर आइस कैप्स, जो पोल्स पे जहां पर क्या है आइस है, परमानेंट आइस कैप्स बने हुए हैं, ठीक है, वहां पर मौजूद है काफी अमाउंट में। उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो लॉक्ड एज प्रेजेंट इन रॉक क्रीवाइसेस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वो 1000 मीटर डेप्थ में हुआ, उससे ज्यादा डेप्थ में हुआ, उसको हम यूज नहीं कर पाते। जस्ट लाइक अभी हम लोग यहाँ पे सोनभद्रा में, तो सोनभद्रा में जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं कॉलेज, तो यहाँ क्या हुआ कि 1 किलोमीटर की गहराई तक भी वाटर नहीं मिला है, ठीक है। तो वो भी यूजलेस हो गया। माइंड इट 97.2% ओशियंस, दैट इज साल्टी वाटर, यूजलेस। उसके बाद जो 2.8% बचा, उसमें से मेजर अमाउंट कहाँ गया, आइस कैप्स में, यानी वो पोल्स पे मौजूद है, अंटार्कटिका पे मौजूद है, एनी अदर जो आपके माउंटेन्स है वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जो कि यूजेबल नहीं, वो इस लॉक है क्योंकि वो मूव नहीं करते। इसके अलावा कुछ एक वाटर जो मौजूद है वो कहाँ पर है, वो है रॉक क्रिवाइसिस में, वो भी हमारे लिए अनयूजेबल है। सो टोटल अब हम बात करें 0.3% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। थिंक अबाउट दिस, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक। तो जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका केवल 0.3% जो है वो वर्ल्ड वाटर रिसोर्स के मतलब हम लोगों के यूज में आता है। उसमें से भी कई सारी चीजें क्या है, जितना 0.3% है उसमें से भी मोर देन 50% इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। 0.3% का भी 50% यानी 0.15%, 0.15% इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ठीक। अब बाकी जो बचा 0.15%, वही हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज और ह्यूमन एग्रीकल्चर पर्पज इन सब में यूज करते हैं, ठीक है। सो वाटर की कमी नहीं है अर्थ सरफेस पे, बल्कि जो यूजेबल वाटर है उसकी कमी है। यूजेबल वाटर जो ह्यूमन यूज करता है, आपका एग्रीकल्चर हुआ, ड्रिंकिंग हुआ, इन सब के लिए वो 0.15% से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इट मीन्स अब जो वाटर अवेलेबल है उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉब्लम है वाटर क्वालिटी। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी मच इंपॉर्टेंस, और स्कोप है जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आप करते हैं। आज तमाम सारी रिसर्च जो है वाटर के केस में होता है, बिकॉज एवरीवन वांट टू ड्रिंक आर वाटर और प्यूरिफाइड वाटर, नॉट कंटामिनेटेड। सो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सो I have given a pause just to think about usable quantity of water, and this is what, this is 0.15% of all the available resources, and that is also going to be contaminated, means उसमें भी impurities हैं, okay। So which type of impurities, इम्प्योरिटीज जो है वो किस किस टाइप की हो सकती हैं भाई। इम्प्योरिटीज जो है वो फिजिकल हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज केमिकल हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कई टाइप। जैसे फिजिकल इम्प्योरिटीज में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जैसे क्ले हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, डिकेड वेजिटेबल एंड एनिमल मैटर, जो आप जानवर और ये सारी चीजें उसमें सड़ी होती हैं, डिके हुई होती हैं, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हुई। दे विल मेक द वाटर टर्बिड, यानी उसको गंदा कर देंगे, ठीक है, तो ये टर्बिडिटी उसमें क्रिएट कर देंगे। और कुछ कोलाइडल इम्प्योरिटीज हैं जो फाइनली डिवाइडेड क्ले एंड सिलिका है या कलरिंग मैटर है, वो परमानेंट उस वाटर का कलर वही वो करेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट मिलाने से, कॉम्प्लेक्सिंग प्रोटीन मिलाने से, इंडस्ट्री वेस्ट जो हो गए उनसे जो है परमानेंट वो कोलाइड बना लेते हैं, वो सेपरेट नहीं होते। कोलाइड्स को सेपरेट करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब दे इम्पार्ट कलर एंड ऑर्डर एंड टेस्ट टू वाटर। There are many chemical impurities, those include dissolved
Those include dissolved salts, dissolved gases. Dissolved salts में क्लोराइड हुआ, सल्फेट हुआ, बाइकार्बोनेट्स हुआ, कार्बोनेट्स आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सोडियम। ये जो डिसॉल्व साल्ट्स हैं दे मे बी ड्यू टू नेचर, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन ने अभी हो सकता है कि डिस्टर्ब ना किया हो। एग्जाम्पल कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब तो मिले ही होते हैं। CaCl2 CaSO4 ये सारी चीजें जो है जो आपको पढ़ोगे दे मेक द वाटर हार्ड, ठीक है। Such compounds, magnesium bicarbonate, calcium bicarbonates, Na2CO3, these make the water alkaline. इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज और अभी हम मिस कर रहे हैं, वो है इंडस्ट्री वेस्ट। इंडस्ट्री जो वेस्ट केमिकल्स हैं उसको हम मिस कर रहे हैं, वो काफी खतरनाक। जैसे कि आपके वाटर में मरकरी आ गया और जो आ गए, ये सब जो है काफी खतरनाक है, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैसेस, बाय नेचर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। H2S अगर आया तो ये इंडस्ट्री वेस्ट या वोल्केनोज से आ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द impurities, physical and chemical and bacteriological. I am not going to discuss bacteriological impurities. All of you know that अगर वाटर क्या है पॉल्यूटेड है तो वहाँ पर बैक्टीरियाज ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है। तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है वहाँ पर, और दूसरे टाइप के बैक्टीरियाज हो जो कि आपको टाइफाइड और ये सारी चीज़ें जो है काज करते हैं, डिसेंट्री काज करते हैं, अमीबास, वेरियस कैटेगरी बायोलॉजिकल बायो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट मेजरली स्पीकिंग दीज इम्प्योरिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, that is suspended impurities, physical impurities, chemical and bacteriological impurities. Next, water quality standards. So अभी भी जितना भी आपको मैंने बताया, कीप इन माइंड कि अप्रॉक्सीमेट 0.15% वाटर ही आपके पीने लायक है, ठीक है। उसमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम है। सो वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसा हो, उसके कई सारे पैरामीटर्स सेट किए गए हैं, नॉर्म्स सेट किए गए हैं। वो नॉर्म्स जो है वो करेंगे कि ये वाटर ड्रिंकेबल है या नहीं है, एग्रीकल्चरल यूज के लिए है या नहीं है। सो देयर आर वेरियस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जैसे आईसीएमआर हो गया, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा आपको अभी BIS स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। ये 3-4 बॉडीज ऐसी हैं जो है, ये लोग क्या है कि वेरियस अपने स्टैंडर्ड्स जारी करते हैं कि भाई हम इसको फिट मान रहे हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग और फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस शुड मीट सर्टेन क्राइटेरियाज, मैंने आपको बताया, जैसे अपीयरेंस, टर्बिडिटी ना हो, गंदा ना हो, कलर ना हो, पोर्टेबिलिटी मतलब टेस्ट और ऑर्डर उसमें अच्छा हो, हेल्थ हैजार्डस बैक्टीरियाज ना हो, ठीक है। ये सारी चीजें, तो वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। WHO ने क्या किया है, एक नॉर्मेटिव गाइडलाइन दैट प्रेजेंट द अथॉरिटेटिव असेसमेंट ऑफ हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड with exposure to health hazards through water and effectiveness of approach to their control, वो गाइडलाइंस इसमें जारी कर दी हैं, ठीक। दूसरी आपके पास में 3 प्रिंसिपल गाइडलाइंस आर इंटेंडेड टू असिस्ट कंट्रीज इन एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव नेशनल एंड रीजनल स्ट्रेटजीज एंड स्टैंडर्ड्स। वो गाइडलाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी अलग से जारी होती है, सेफ यूज ऑफ वेस्ट वाटर एंड एक्सक्रीटा इन एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मीन्स यू आर ग्रोइंग फिश और अदर थिंग्स जो वाटर में ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज देयर इज मर्करी इम्प्योरिटी एंड दैट विल बी अनफिट फॉर एक्वाकल्चर, वो एक्वाकल्चर इवन एग्रीकल्चर उनके सबके लिए अनफिट हो जाएगा। फिशेस में मिनमाटा डिजीज काज कर देगा मरकरी अगर है तो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि जैसे मरकरी मैंने बताया एग्जाम्पल, मरकरी इम्प्योरिटी नहीं हो चाहिए। और तीसरा है गाइडलाइंस फॉर सेफ रिक्रिएशनल वाटर एनवायरमेंट। सो 3 टाइप के 1 2 3 टाइप के बेसिकली गाइडलाइंस जारी होते हैं। I have given this just for your knowledge, this is not going to come in your examination. Again I am repeating, this is not going to come in your examination, जिसमें BIS स्टैंडर्ड, ICMR और WHO स्टैंडर्ड्स
उसमें जो है जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक, BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च and WHO World Health Organization. But no need to learn this, just a reference for you. So analysis of water. If you want to analyze water, then what we have to analyze? Water analysis includes determination of different constituents in water to ascertain suitability of water for specific use, treatment to which it should be subjected prior to its use. Okay, so that analysis contains hardness, alkalinity, dissolved oxygen, जिसमें BOD और COD, biological oxygen demand and chemical oxygen demand, CO2, free chlorine, chloride, सिलिका, टोटल सॉलिड्स। ठीक है, जो जो कभी आप जब कभी आपके पास RO लगा होता तो आप बोलते हो हम इतने ही TDS का वाटर पीते हैं। ठीक है, तो TDS की परमिसिबल रेंज होगी, TDS मीन्स टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो ये हमें जो स्पेसिफिक यूज के लिए हमें इन सब चीजों से पहले इन सब चीजों को एनालाइज करना होता है। दैट इज अ बिग डिफरेंट केमिस्ट्री। वाटर केमिस्ट्री एक अलग ही ब्रांच हो गई, अलग ही दुनिया हो गई, जिसमें से हम दो चीजों पे फोकस करते हैं। वो दो चीजें क्या है, हमारी हमारी जो हमको पढ़ना होता है वो हार्डनेस, और एक्सपेरिमेंट्स में हम अल्कालिनिटी। यानी कि हम केवल दो पैरामीटर्स आपने इस बीटेक में पढ़ते हैं, तो वो कौन सा है, हार्डनेस है और अल्कालिनिटी ऑफ वाटर है। सो थ्योरी के सिलेबस में जो है वो केवल आपको क्या मिलने वाला है, हार्डनेस मिलने वाला है। सो एनालिसिस मीन्स वी हैव टू एनालाइज वेरियस फैक्ट्स टू चेक द सुटेबिलिटी प्रेयर स्पेसिफिक यूज, उसमें से हार्डनेस और अल्कालिनिटी वी हैव टू स्टडी। और अब कंटिन्यू करते हैं हार्डनेस। ठीक है, द वाटर व्हिच डज नॉट गिव लेदर विद सोप इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। लेदर मीन्स, इसमें बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो आपको मैं बता दूं, लेदर मैंने किसको कहा है, मैंने लेदर कहा है झाग। ठीक है, यानी ऐसा वाटर जो सोप के साथ कम लेदर दे। ठीक है, यानी सोप ज्यादा कंज्यूम करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। एक्चुअली यू कैन से व्हाट इज हार्डनेस, हार्डनेस इज जस्ट सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। हार्डनेस जो है वो सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी है। ओके, द वाटर हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि डाइवैलेंट आयंस है, यानी Ca2+ एंड Mg2+। ठीक है, एंड सम अदर हैवी मेटल्स जिनको आप जनरली कंसीडर नहीं करते हो, फिर आपको भी मिल सकता है फिर भी, लेकिन आप बेसिकली मानेंगे क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से वाटर हार्डनेस होती है। हार्डनेस में क्या होता है भाई, ये होता है कि वो वाटर जो है वो सोप के साथ लेदर कम देता है, यानी सोप ज्यादा कंज्यूम करता है। व्हाट हैपेंस एक्चुअली, होता क्या है कि सोप जस्ट दिस सोडियम स्टीयरेट, ये आपका सोप है। अगर ये वाटर से रिएक्शन किया तो स्टीयरिक एसिड बना है, ये स्टीयरिक एसिड है। ठीक, और NaOH निकल गया, स्टीयरिक एसिड और NaOH। ठीक है, अब सोप अगर मान लीजिए कि हार्ड वाटर के उसमें आता है, यानी स्टीयरिक एसिड, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड। अब अगर मान लीजिए कि आप वो वाटर जो है वो हार्ड, तो वाटर हार्ड जो है वो डायरेक्ट स्टीयरिक एसिड नहीं बनाने जा रहा है, बल्कि जितना वहां कैल्शियम का साल्ट मौजूद है, जितना वहां कैल्शियम का साल्ट मौजूद है, वो Ca2+ Mg2+ पहले सोप से रिएक्शन करेंगे। पहले सोप से रिएक्शन करके वो इनसॉल्युबल स्कम बना देंगे, यानी ये आपका कैल्शियम स्टीयरेट और मैग्नीशियम स्टीयरेट इनसॉल्युबल स्कम बन जाएगा, यानी कि झाग या लेदर नहीं बनने जा रहा है, यानी कि स्टीयरिक एसिड नहीं बनने जा रहा है। ठीक है, तो काफी कुछ सोप जो है वो इन रिएक्शंस में कंज्यूम हो जाता है। ठीक, इसीलिए वो बोलते हैं कि हार्ड वाटर सोप ज्यादा कंज्यूम करता है। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हार्डनेस। ठीक है, कितना होना चाहिए ये हम फिर आपको एक आइडिया दे देते हैं कि जो सॉफ्ट वाटर है वो 0 to 70 mg/लीटर, सॉफ्ट वाटर आपका 0 to 70 mg/लीटर, मॉडरेट हार्ड 70 to 150 mg/लीटर, और हार्ड वाटर 150 से 300,
or more than 300 very hard water, ठीक है। while we you will be in laboratory, और अगर हम सोनभद्रा स्पेशली इस चुर्क के वाटर का एनालिसिस करते हैं दैट, तो वहां पर उसकी हार्डनेस जो है वो 300 या उससे ज्यादा आती है, मींस हियर वाटर इज वेरी मच हार्ड, ठीक है। ये वैल्यू हमारी 300 से ऊपर जाती है। ओके, so again I am going to remind you, because by definition you may get, by numerical you may get, by knowledge you must know this, इसलिए मैं आपको फिर से बता दूं, वाटर विच इज इजीली फॉर्म्स लेदर विद सोप, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर, और जो इजीली लेदर नहीं बनाएगा उसे हम बोलेंगे हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या करता है? हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो कि सोप से को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि लेदर बनाने से पहले स्कम बनाते हैं। ओके, सो यू कैन गेट अ डिफरेंस between hard and soft water. This hard water does not produce leather readily, and soft water produces leather, ठीक। more times and fuel is consumed on boiling hard water because boiling point is increased due to hardness, and less time and fuel is consumed because of soft water, क्योंकि ये near to 100 होगा, यानी कि नॉर्मल वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। Why we are saying this? If any student has came by thorough study of class 11th and 12th, he or she will not going to face any problem in this chemistry. Why? Because we have studied solution chapter, and solution chapter, then colligative property, and colligative property जब वहाँ पर आप insoluble solute मिलाते हैं तो elevation in boiling point होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट हैज इंक्रीज्ड, वही चीज यहाँ पर है। तो इसीलिए कहते हैं कि 11-12 की स्टडी आपकी थ्रू आउट लाइफ काम आने वाली होती है। ओके, सो डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सोप आर डिप्रेस्ड, दैट्स वेरी अंडरस्टूड, एंड यहाँ पर डिप्रेस्ड नहीं होगा। साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डिसॉल्व्ड इन हार्ड वाटर, एंड नो साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर अवेलेबल इन सॉफ्ट वाटर। ओके, सो दिस इज डिफरेंस between hard and soft water. Now, hardness of water. This hardness of water is of two types. That is temporary hardness. Even a small part of this you have studied in class 11th. क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर एक चैप्टर था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ में आप जहाँ पर वाटर आएगा वहाँ भी आप इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बट दिस इज मच मोर, वहां पे तो सिर्फ इंट्रो था, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे आपको पढ़ना है। ओके, सो टाइप ऑफ हार्डनेस, that will be temporary hardness, and another type will be permanent hardness. जो टेम्पोररी हार्डनेस है दैट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक, एंड कार्बोनेट ऑफ Fe2+। ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं, हम लोग कंसिडरेबल हमारे पास जो इस समय है वो कैल्शियम, जो न्यूमेरिकल्स इन सब में मिलेंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बट यू मस्ट नो कि आयरन के कार्बोनेट से भी होता है। बाइकार्बोनेट्स readily get precipitated on boiling, temporary hardness can be removed. Now, temporary hardness can be removed by heating or boiling. That's why this is called as temporary. टेम्प्रोरी इसका नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसको हमें रिमूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स की जरूरत नहीं है, जस्ट बॉयल कर दीजिए। तो जब आप कभी बॉयल करते हैं तो नीचे देखते हैं बहुत सारे स्कम या प्रेसिपिटेट डिपॉजिट होता है, ठीक, और वो प्रेसिपिटेट जो है वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3 का होता है, या फिर मैग्नीशियम का था तो MgCO3 नहीं बल्कि वो मैग्नीशियम का MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ये स्कम आपको मिलते हैं। जो परमानेंट हार्डनेस है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक। दिस परमानेंट हार्डनेस, व्हाई परमानेंट? बिकॉज इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली बाय बॉइलिंग, इसको हम केवल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। अगेन रिमाइंड दिस, मैंने आपको बताया टेम्पोररी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स, नाइट्रेट्स भी शामिल हैं। हम अभी यहाँ पे बार बार लिख नहीं रहे, Fe अंडरस्टूड है कि Fe होगा, वो रेयर केस में आपको न्यूमेरिकल्स में मिलता है, अदरवाइज कैल्शियम और मैग्नीशियम
application is allowed. So again, if you are going to discuss in detail कि what is temporary hardness due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium, mind it, मैं आपको बार बार उन चीज़ों को रिमाइंड करा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप इसको देख के पॉज करके नोट्स बना लें और याद भी कर लें साथ में. Okay, so it is caused due to bicarbonates of calcium and magnesium. Okay, and why it is temporary? Because it can be removed easily by boiling. Bicarbonates of calcium and magnesium get decomposed to carbonates or hydroxides. मैंने आपको पहले बताया था, एक कार्बोनेट में मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बल्कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेबल सॉल्ट है, ये इसमें इस फॉर्म में आ जाता है. दिस टेम्पोररी हार्डनेस इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनेट हार्डनेस. लॉजिकल है क्योंकि ये कार्बोनेट से हो रहा है. और एल्कलाइन हार्डनेस, इसी को हम लोग एल्कलाइन हार्डनेस बोलते हैं. ठीक, तो and it can be determined by titration with standard acid solution, you can say HCl. Why this is called as alkaline hardness? ये थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है. अगर हम ये CO2 मौजूद है, यहाँ पर साल्ट मौजूद है, तो रिएक्शन होकर यहाँ पर एल्कली प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड वीक बेस. ठीक, again this permanent hardness, this is due to presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Why it is called as permanent? Because it cannot be removed by boiling. ठीक, it can be removed using various chemical reagents. उसके पहले हम इसको नहीं कर सकते हैं. This is also called as non-carbonate or non-alkaline hardness. Okay, it can be determined by subtracting the alkaline hardness from the total hardness. अगर आप यहाँ से मैंने बताया दो चीजें आपको पढ़ती है, अल्कालिनिटी और हार्डनेस. ठीक, ये दोनों रिलेटेड भी है दूसरे. Another thing very much important, now we are slowly going towards numericals. So numericals की ओर जा रहे हैं. यहाँ पे क्या हार्डनेस की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देनी है. ठीक है, सो एक ट्रेंड है कि वेरियस टाइप ऑफ हार्डनेस those will be expressed in terms of CaCO3 equivalents. यानी कि वो हार्डनेस जो है वो Mg के कारण भी हो सकती है, Mg साल्ट्स के कारण हो सकती है, यानी वो MgHCO3 होल ट्वाइस इससे भी हो सकती है. ठीक, इससे भी हो सकती है, MgSO4 से भी हो सकती है, MgCl2 से भी हो सकती है, CaCl2 से भी हो सकती है. लेकिन बाय ट्रेडिशन हम सारी टाइप की हार्डनेस को इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, अब उसको क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है. पहली बात यह कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और आया भी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया, व्हाई हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हाई वी डू सो CaCO3 इक्विवेलेंट्स में एक्चुअली डिफरेंट साल्ट्स है, कैलकुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. मैंने आपको बताया कैल्शियम के भी साल्ट्स है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड्स है, सल्फेट है, नाइट्रेट है. मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट. फिर उसके अलावा आयरन के भी कंपाउंड्स आ जा रहे हैं जो हार्डनेस का है. ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, सबको CaCO3 के इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है. ठीक, अब CaCO3 के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है. CaCO3 इट्स मॉलिक्यूलर मास इज एग्जैक्टली 100, और इसका मतलब कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज मोस्ट अगर इनसॉल्युबल साल्ट, thus it can be easily precipitated in water treatment process. तो ये मोस्ट इनसॉल्युबल साल्ट है, इसलिए भी हम इसको इजिली प्रैक्टिकली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं. So due to this reason hardness can be expressed in terms of CaCO3 equivalents. Okay, so what will be the next हार्डनेस? अगर आपको थोड़ा सा कंपेयर कराना है तो हम बताएं इसको कैसे आप कंपेयर करेंगे. मान लीजिए 1 मोल ऑफ CaCO3 है,
दिस 1 मोल ऑफ CaCO3 मतलब 100 पार्ट्स बाय वेट यानी मोलर मास उसका इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ CaCl2 यानी 111 पार्ट्स बाय वेट और 1 मोल ऑफ MgCl2 यानी 95 पार्ट्स आर बाय वेट एंड सो ऑन। ठीक है, अगर CaCl2 रिएक्शन किया तो यहाँ पर इसके सोडियम नाइट्रेट के 2 मोल लगेंगे, MgSO4 यूज किया तब भी इसके 2 मोल लगेंगे। ठीक, हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि Mg भी 2 प्लस है यानी बाइवैलेंट है और Ca भी 2 प्लस है। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि जब दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं देन देयर ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी सेम। तो जब दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है सेम होते हैं। ठीक, हम यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा CaCO3 है, इट्स मॉलिक्यूलर मास CaCO3 इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 100 एंड इट्स इक्विवेलेंट मास इज 100/2। क्यों? क्योंकि ये बाइवेलेंट है 100/2। और Mg का भी हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया यहाँ पर, चूंकि सब बाइवेलेंट है तो सबके इक्विवेलेंट मास m/2 ठीक, तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस ऑफ CaCl2 इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, इक्विवेलेंस ऑफ MgSO4 इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। व्हाई? बिकॉज़ दे आर बाइवेलेंट। ठीक है, तो हम एक तरह से क्या काम करते हैं कि हम इक्विवेलेंट पे भी नहीं जाते हैं। जब हमने आपको ये पॉइंट बताया था, यहाँ पर ये बताया था इट्स मोलर मास इज 100, तो हम इक्विवेलेंट वाले रेशियो ना लेके मोल रेशियो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको सबको 2 से डिवाइड करना था, हमारी मर्जी हम करें या ना करें। यू मे गेट न्यूमेरिकल्स इन सच अ वे कि कहीं आपको मोल्स के टर्म में करवाया गया, कहीं इक्विवेलेंट्स के टर्म में कराया। इक्विवेलेंट्स में टर्म में कराया गया मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCl2 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CaSO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस। और अगर मोल्स के तो मोल्स ऑफ CaCO3 मोल्स ऑफ CaCl2 मोल्स ऑफ दिस एंड सो ऑन। तो मोल्स इक्विवेलेंट्स में क्या अंतर आएगा कि सबको 2 से डिवाइड करना है, हमने नहीं किया क्योंकि हमारे पास इस कैलकुलेशन इजी होने जा रही है। और वैसे भी हमारे पास इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस में स्टूडेंट्स थोड़ा कमजोर होते हैं, मोल्स के कैलकुलेशन में स्ट्रांग रहते हैं। सो मैंने क्या किया है, सबको मोल रेशियो में कर दिया, यानी 1 मोल CaSO3 मतलब 100 ग्राम, 1 मोल CaCl2 इक्विवेलेंट टू 1 मोल CaCl2 111 ग्राम, इक्विवेलेंट टू 1 मोल CaSO4 136 ग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ MgCl2 मतलब 95 ग्राम, ये उनके मोलर मास है। अगर आप इक्विवेलेंट्स में आओगे तो 100/2 हो जाएगा, 111/2 हो जाएगा, 136/2 हो जाएगा, 95/2 एंड सो ऑन। सो आप ये बोल सकते हो कि सबके मोल्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे इसे। कैसे? CaCO3 इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस मास ऑफ द हार्डनेस काजिंग सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये कहा हम इतने को लेके कैलकुलेट करें, इनको लेके कैलकुलेट कर रहे हैं तो 111 ग्राम CaCl2 इक्विवेलेंट है 100 के। ठीक, तो 1 ग्राम CaCl2 इज इक्विवेलेंट टू 1/111 इंटू 100 के। अगर x ग्राम हुआ तो किसके इक्विवेलेंट हुआ? x/111 इंटू 100। वही चीज हमने लिख दिया है कि x ग्राम है तो x अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ये CaCl2 इक्विवेलेंट हार्डनेस हम इस फार्मूले से निकालेंगे। मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट्स के टर्म में लिखा तो है इक्विवेलेंट मास के टर्म में, बट in calculations I suggest you not to use this formula. This is sufficient क्योंकि मोल्स में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, मोल के कैलकुलेशन आसान होते हैं। Now another thing is units of hardness. We will be discussing this again और वीडियो काफी लंबा ना हो इसके लिए इसे हम जो है वो डिस्कस करते हैं और फिर आगे करते हैं।